नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में 15 साल शासन कर चुकी बीजेपी ने 15 महीने के बाद कमबैक किया। वैसे पटकथा के सूत्रधार कई थे, लेकिन इनमें से एक नाम ऐसा भी था जिसे पिछले ही महीने यानी फरवरी में मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई थी। परीक्षा की तैयारी के लिए 1 महीने और रिजल्ट डिस्टिंक्शन, मतलब पहली परीक्षा तो पास हो गई, अब दूसरी परीक्षा यानी कि उपचुनाव की बारी है। पहली परीक्षा ने 15 महीने बाद सत्ता में वापसी कराई, तो दूसरी परीक्षा 3 साल तक सत्ता में बने रहने पर मुहर लगा देगी। लेकिन इस परीक्षा में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 28 पेपर पास करने होंगे। जी हां, 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत अधिकतम सीटों पर यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार कितनी मजबूत है। यह दारोमदार काफी हद तक प्रदेश के बीजेपी के मुखिया वी.डी. शर्मा पर है। आगामी परीक्षा को लेकर बीजेपी के मुखिया की तैयारी क्या है, इस पर न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उनसे खास बातचीत की। उसके अंश आपको दिखाते हैं। नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से। शर्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पे। उपचुनाव है और पहली बार शायद ऐसे उपचुनाव हैं जो बिल्कुल अलग हैं, और इस तरह के उपचुनाव शायद इससे पहले कभी नहीं हुए। वजह बहुमत के उपचुनाव है और बहुत सारी वजह है, लेकिन इन पूरे चुनाव के बीच में अचानक बीजेपी को भूखा नंगा शब्द बड़ा रास आ गया। पूरी कैंपेनिंग अब उसी पे शुरू हो रही है। दीप्ति जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की लीडरशिप ने मध्य प्रदेश के एक ऐसे व्यक्तित्व पर जो गरीबों के लिए हमेशा संवेदनशील रहा है, या मैं कहूं कि गरीबों के कल्याण के काम करने वाला एक ऐसा मुख्यमंत्री जो 24 घंटे उनके लिए तत्पर और तैयार है, ये कांग्रेस के नेतृत्व की खींच भी है और कांग्रेस का ये करैक्टर भी है कि वो हमेशा इसी प्रकार की बातें करने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भूखा और नंगा कहना, जिस पर हम लोगों ने कहा है कि हाँ, हम भूखे और नंगे हैं, लेकिन भूखे नंगे होने के साथ हम गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वशील उस मुख्यमंत्री की, संवेदनशील मुख्यमंत्री की जो 24 घंटे उनके लिए खड़ा है, ऐसा मुख्यमंत्री पर आपने ये जिस प्रकार की बातें करने का प्रयास किया, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाई एक्सीडेंट बने। लोग जानते थे कि ये तो उद्योगपति हैं। कांग्रेस के नेता ने कहा, उनके लिए वो ठीक कहा कि वो उद्योगपति हैं, जिन्होंने कभी न गरीबी देखी, न गरीब देखा, न गांव देखा, न कभी किसी प्रकार की चीज़ें देखी नहीं, और वो गलती से मुख्यमंत्री बन गए। तो उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है कि उनका जो गुरूर है उद्योगपति होने का, गरीबों का खून चूस करके बने हुए मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी। आप झोला लेकर के छिंदवाड़ा आए थे और उसके बाद अरबपति बन गए और आप देश के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए। तो छिंदवाड़ा की जनता भी पूछना चाहती है, मध्य प्रदेश की जनता भी पूछना चाहती है, आप कैसे इतने बड़े उद्योगपति बन गए। तो हमने आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने जो आपकी भावनाएं थी, आपके नेतृत्व ने, आपके लोगों ने, आपके नेताओं ने जो व्यक्त की, तो मध्य प्रदेश के गरीब किसान का बेटा, गरीब का बेटा अगर मुख्यमंत्री बनता है, तो आज ये शब्द उपयोग करके कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के गरीबों का और मध्य प्रदेश के किसानों का अपमान किया है। कैंपेनिंग को नाम दिया है मैं भी शिवराज। क्या मैसेज देना चाहती है? मैं भी शिवराज इसलिए कैंपेन का नाम दिया है कि शिवराज जी मध्य प्रदेश के 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और शिवराज जी ने पहले दिन से, जबकि मैं तो ये कहूँगा कि शिवराज जी जब सांसद थे तब उन गरीब कन्याओं के लिए, उन बेटियों के लिए काम करना उन्होंने प्रारंभ किया था। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, भारत के अंदर नहीं, बेटी बचाओ के अभियान का इतना बड़ा जो नारा, जो आज सिंबल बन गया है पूरे दुनिया के अंदर कि बेटी बचेगी तो मानवता बचेगी, तो इस दिशा में ऐसे काम करने वाला व्यक्ति, संबल योजना से लेकर के हर उन नौजवानों के लिए जो गरीब का बेटा है, उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था से लेकर के हर काम में, उन लाडली लक्ष्मियों को 28 लाख लाडली लक्ष्मी जो पैदा हुई, भारत के अंदर लोग बेटियों को पैदा करने में सोचते थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के कैंपेन के बाद उन्होंने जो अभियान छेड़ा लाडली लक्ष्मी का, बेटी बचाओगे, बेटी पैदा हो रही तो उसकी व्यवस्था सरकार करेगी, ऐसी 28 लाख बेटियां मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी हो गई।
कि अगर वो उनके हाथ पीले करने का समय आएगा तो सरकार ने इतना उनकी व्यवस्था कर दिया कि उसके परिजनों को चिंता नहीं होगी। तो एक इस प्रकार का काम करने वाला व्यक्ति, तो उस पर अगर आपने प्रहार किया है तो मैं भी शिवराज हूं जो इस प्रकार के काम करने वाला व्यक्तित्व है। यही कांग्रेस कहती है कि खुद गरीब बताते हैं खुद को और उसके बाद भूखे बताते हैं। सब स्वीकार कर रही है बीजेपी, खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसके बाद भी संबल योजना में फर्जीवाड़ा करा, उसके बाद भी गरीबों के हिस्से की बिजली के बिल इतने बड़े आए, उसके बाद भी गरीबों को कोरोना में खराब अनाज बांटा। नहीं, ये तो वो झूठ बोलते हैं। देखिए कांग्रेस के पास से खराब अनाज की रिपोर्ट तो केंद्र सरकार की थी। नहीं, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में कांग्रेस की जो लीडरशिप है आज उनकी जमीन खत्म हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो निर्णय किया, और हम तो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जो निर्णय हुआ, ये सरकार भाजपा की बनी, कांग्रेस अंतर्तन से गिरी, लेकिन भाजपा ने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनाई, गरीबों के कल्याण के लिए सरकार बनाई, गरीबों के हितों की रक्षा के लिए सरकार बनाई। तो ये जो वो कहते हैं वो अब अनर्गल आरोप। संबल योजना के अंदर, संबल योजना में कौन सा फर्जीवाड़ा हुआ? संबल योजना तो आज मध्य प्रदेश के गरीबों का दिल जीतने वाली योजना है। चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे पैदा होने से लेकर मृत्यु तक का हो, महिलाओं का जिनके प्रसव को लेकर के उनको लड्डू देने का काम सरकार करती थी, वो भी आपने बंद कर दिया। इन योजनाओं को बंद तो आपने किया। और जहां तक आपने कहा कि राशन देने के समय में जो दिया वो कमलनाथ जी आपके समय में, हमने तो आप पर FIR करने की बात की कि आपके समय में जो चीजें हुई उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन FIR करी क्यों नहीं गई? फिर होगी ना, उसके बारे में जांच कमेटी बनी है, जांच कमेटी इस पर काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर आदेश किए हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो ऐसे एक नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्र से लेकर के राज्य तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने हर योजना में चाहे कोई भी लाभान्वित करने का काम किसानों को, गरीबों को किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले एक ही चीज की थी जब वो बने थे कि जनधन अकाउंट खोल करके जो लाभ सरकार देती है वो सीधे उसके खाते में जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो कमलनाथ जी आपने तो इन योजनाओं को भी बंद कर दिया, सारी योजनाओं को बंद करके गरीबों का हाथ छीन लिया। आपने प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख घर वापस कर दिए जो केंद्र की सरकार ने पैसा दिया, और आपने कहा कि 25% मैचिंग ग्रांट नहीं है। IFA अवार्ड के लिए पैसा है लेकिन इस गरीबों के मकान मिले इसके लिए पैसा नहीं है। तो कमलनाथ जी का ये झूठ बोलना, छल कपट, ये जनता ने पहले भ्रम में कहीं ना कहीं आपने गलती से सरकार बना ली, लेकिन अब जनता आपको समझ गई, मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ गई, इसलिए अब आपके झूठ को स्वीकार नहीं करेगी। क्या बात है, बीजेपी बहुत आक्रामक है इस चुनाव में? बीजेपी आक्रामक नहीं है। बीजेपी तो अपने रूटीन मुद्दे पर काम कर रही है। वो तो विकास के मुद्दे पर काम करने वाली सरकार है, गुड गवर्नेंस देने वाली सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति जो हमेशा संवेदनशील रहे, उनको काम करने वाली सरकार है। 24 घंटे एक्टिव रह करके काम करने वाला नेतृत्व और सरकार है। लेकिन कांग्रेस इस प्रकार से झूठ बोल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार चलाने का काम तो दिग्विजय सिंह कर रहे थे और कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को आउट कर दिया। गोविंद सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इन्हीं के मंत्री थे, वो कह रहे हैं कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। और आप अनर्गल झूठ बोल करके जनता को गुमराह करना चाहिए। गुस्सा लोगों को क्यों आता है? आप इन मुद्दों पर, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, हमारे सारे लोग तो जमीन पर उतर कर अपने संगठन तंत्र और विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हमारे संवेदनशील नेतृत्व के आधार पर जनता के बीच में, तो जनता इनकी स्वीकारोक्ति देती है। एग्रेसिव मूवमेंट इसलिए हो रहा है कि कमलनाथ जी दिन भर झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। मुझे विश्वास नहीं था कि कमलनाथ जी इस प्रकार के नेता होंगे जो 24 घंटे झूठ बोल करके, दिग्विजय सिंह ने सिखा दिया उनको कि झूठ बोल पर ही चल सकते हैं। तो FIR कब तक होगी कमलनाथ जी पे? जो देखिए, इस प्रकार के जो भी प्रकरण है, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, किसानों के आपने जिस प्रकार से कर्ज माफी की बात की थी, ये तो आपने बड़ा छलावा किया था। और आपने बैंकों को डिफाल्टर होगी बैंक, पैसा किसानों का बैंक के अंदर जमा था, उसी बैंक से आपने कर्जा माफ करा दिया। और कितना कर्जा माफ किया? पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 6,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने प्रीमियम से लेकर के सारे मुद्दों पर 6,000 रुपए देश के प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 4,000 हम भी देंगे। और आज 10,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि के नाम पर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और मुझे इस बात के लिए गर्व है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं। भ्रष्टाचार नहीं किया है, खाते में डाले हैं। वहां कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे खाते में जाते हैं। ये व्यवस्था
मोदी जी ने की और हमारी सरकार ने इन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। तो कमलनाथ जी जो झूठ बोलते हैं, ये कैंपेन अब मध्य प्रदेश की जनता इनका स्वीकार नहीं करेगी। अब लगातार बीजेपी बोलती जरूर है, लेकिन बीजेपी ने कर्ज माफी पे क्या खुलासा किया? अगर कर्ज माफी नहीं हुई तो कोई खुलासा तो करना था, कोई एक्शन तो लेना था। हमने किया ना कि 6,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा माफ किया है। 6,000 करोड़ कितना है? ऊंट के मुंह में जीरा है। आपने पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कहा था कि पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। कोई किंतु परंतु नहीं था, 2 लाख तक का। और राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में हम सरकार अगर कर्जा माफ नहीं करेगी तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो ये कमलनाथ जी इसका जवाब देना कि आपने कितने किसानों का कर्जा माफ किया। झूठ बोल करके आप सरकार में आ गए और आपने किसानों के साथ ये तो बड़ा छल किया है। और हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी कहा है कि जो फर्जी सर्टिफिकेट इन्होंने दिए वो किसान मैदान में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ धोखा हुआ है। अच्छा, कांग्रेस की गुटबाजी की बात बहुत होती है और बीजेपी हमेशा एक बात बोलती है कि सिंधिया जी ने बहुत अच्छा फैसला किया कि कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और विकास के लिए बीजेपी का साथ ले लिया। लेकिन क्या वजह है कि इतनी सारी कैंपेनिंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की ऑफिशियल कैंपेनिंग से, या ये कहें कि पोस्टर बैनर सभी से कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ऐसा तो और नहीं। आज जो डिजिटल रथ गया उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी पद्धति है, भारतीय जनता पार्टी के अपने काम का स्वरूप है, तो हम उस पद्धति पर काम करते हैं। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। उस नाते से जहां जिसको जो अवसर मिलने चाहिए वो सब भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही आगे बढ़ती है। लेकिन जो पद्धति है उसके आधार पर भाजपा काम करती है। भाजपा किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, भाजपा किसी परिवार का दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया का सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते से एक सिस्टम पर काम करता है। तो डिजिटल रथ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, तो ये हमारे तंत्र की एक विशेषता है कि हम जो तय होता है वो करते हैं। मंच पर वही लोग बैठते हैं जो अपेक्षित हैं। तो सिंधिया जी की जहां जरूरत है, माननीय नरेंद्र सिंह जी तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे, फोटो तो उनका भी नहीं है। तो ये एक पद्धति के आधार पर काम करने वाला संगठन है, इसका कोई बुरा नहीं मानता है। यहाँ इसका कोई बुरा नहीं मानता है, यहाँ जो तय है वो होता है। तो इसलिए हमारी पद्धति के अनुरूप है। जहाँ सिंधिया जी की जरूरत है वहाँ सिंधिया जी को तो कहाँ जरूरत है? सब जगह है आपकी पद्धति, सब जगह है। ऐसा नहीं है कि सिंधिया जी या किसी को यहाँ इग्नोर करने का प्रयास हो। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को इग्नोर नहीं करती, जो पद्धति है उसके आधार पर काम करती है। आपने बोला कि व्यक्ति पे आधारित संगठन नहीं है, लेकिन हमेशा चेहरा तो एक ही रखा जाता है सामने। चुनाव में एक ही चेहरे पे लड़ा जाता है, चुनाव में एक ही चेहरे की अगुवाई होती है। मेरा ये कहना है कि हमारा जो नेतृत्व है देश के अंदर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा मुख्यमंत्री हमारा नेता है। तो चेहरा तो है ना, लेकिन जो है वहां पर उस स्थान पर उसके नाते से हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारा नेता तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि सामूहिक नेतृत्व पर ही आगे बढ़ती है। टीम भावना से हम लोग काम करते हैं। सिंधिया जी भी उस टीम के एक अहम हिस्सा है। तो इसलिए सिंधिया जी या माननीय शिवराज जी या माननीय नरेंद्र सिंह जी, नरोत्तम जी, गोपाल भार्गव जी, वीडी शर्मा जी, सब मिलकर के, कैलाश विजयवर्गीय जी, सब मिलकर के टीम हमारी है। उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब जितना आपने बोला मैं ये समझ पा रही हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जरूरत इन उपचुनाव में हर जगह नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब जगह है। आपने बोला ना जहाँ जरूरत होती है वहीं लगा दिया जाता है। जहाँ जरूरत मेरी, जहाँ देखिए मैंने कहा ना कि हम जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है सबको कहाँ जाना है, ये हमारी चुनाव प्रबंध समिति हमको तय करती है। वीडी शर्मा जी को कहाँ जाना है, कैलाश जी को कहाँ जाना है, शिवराज जी को कहाँ जाना है। मुख्यमंत्री हैं, कार्यक्रम वो नहीं बनाते हैं, कार्यक्रम प्रबंध समिति बना करके हमको देती है कि आपको किन किन स्थानों पर जाना है। तो सिंधिया जी पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं। सिंधिया जी स्वास्थ्य में भी गए, सिंधिया जी बड़ा मलेरा में भी जाएंगे, सिंधिया जी बदनावर में भी है, आगर में भी है, मुरैना में भी है, चंबल में भी, सब जगह है। इसलिए जिसकी जहां जो जरूरत, आपने देखा होगा कि एक दिन में कैंपेन बस डिजिटल रथ और पोस्टर में नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? पोस्टर में है। जहां आवश्यकता है सब लोग आते हैं वहां वो भी है। जहां आवश्यकता है, जहां सब लोग रहेंगे वहां सिंधिया जी भी रहते हैं और हैं। तो सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के नाते से उनको भारतीय जनता पार्टी की इस टीम के अहम हिस्से हैं। वो भी इस काम में, इस कैंपेन में लगातार ताकत के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है बड़ी अलग किस्म की बयानबाजी है, बल्कि कहें कि बदजुबानी भी चल रही है लगातार, और दोनों ही दल के नेता बस ऐसा लग रहा है जैसे
एक कीचड़ में सब एक दूसरे पे कीचड़ फेंक रहे हैं। बस ना स्तर है किसी बातों का, ना आरोपों का स्तर है, बड़े ही निजी हमले हो रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। भाजपा ने, मुझे लगता है कि कोई एक आध जगह ऐसी बात हो गई है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उच्च शिक्षा मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कैंपेनिंग कर रहे थे सांवेर में और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। नहीं, मैं हालांकि उसको मैंने देखा नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने इन सारी चीज़ों की भी चिंता करती है और उन पर समीक्षा भी करती है और हम लोग प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की बातें न हो। लेकिन कांग्रेस चूंकि अपनी जमीन खो चुकी है, उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसके कारण से वो मुद्दों से ध्यान कैसे इधर उधर जाए, इसलिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप पर प्रत्यारोप करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है और ये हमेशा से करती आई है। झूठ बोलने की मंडली है, शुद्ध झूठ बोलते हैं। आप मुझे बताइए, शिवराज सिंह चौहान को नंगा भूखा कहकर के कांग्रेस क्या सिद्ध करना चाहती है? क्या उद्योगपति इस प्रदेश को चलाएंगे? अरे आपका एक परिवार के प्रति, आप उस परिवार के दरबारी होने के नाते से काम कर रहे थे, इसलिए आप मुख्यमंत्री बन गए थे। यहाँ की जनता ने वोट बीजेपी को ज्यादा दिया था, बहुमत तो हमको मिला था, लेकिन 2-4 सीटों से कुछ प्लस माइनस हुआ। तो मध्य प्रदेश का व्यक्ति या गरीबों के बीच से आया हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना। मुख्यमंत्री कौन बना? उद्योगपति बना, जिसने गरीबों का दर्द कभी देखा नहीं। और उसी का दुष्परिणाम था कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गया। हर प्रकार से आपने जनप्रतिनिधियों की अवहेलना की, आपने उनसे मिलना भी उचित नहीं समझा, आप सबको इग्नोर कर रहे थे। ग्वालियर चंबल को तो आपने डंप ही कर दिया था, क्योंकि दिग्विजय सिंह की वहां से बहुत अच्छी वो नहीं थी और आपकी भी नहीं थी, तो आपने कहा ग्वालियर चंबल का तो कुछ होगा ही नहीं। तब तो सिंधिया सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे, क्योंकि जो वादे किए थे, वादे आप पूरे नहीं कर रहे थे। तो इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार का नेतृत्व जब आ गया, तो उस दिशा में कहीं न कहीं आज मध्य प्रदेश की जनता ने इन सारी चीजों को समझ लिया। अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, यही सारी चीजें थी ना, किसान जिनको लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़कों पे आने वाले थे। तो अब इन उपचुनाव के बाद आपकी सरकार ये समस्या कितने दिन में सॉल्व करेगी? किसानों के बारे में दीप्ति जी, मैं आपको अगर कहूं, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया था, आप हिसाब किताब लगाएंगे तो 22 नहीं, मैं कर्ज माफी की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं कर्ज माफी भी नहीं, मैं तो केवल किसान मुद्दे की बात कर रही हूँ, या मैं सिर्फ बात कर रही हूँ अतिथि विद्वान की या अतिथि शिक्षकों की? बस मैं वही कह रहा हूँ कि किसानों के कर्ज माफी का विषय छोड़ दो। किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 6 महीने में डाले हैं। 6 महीने में, ये इस सरकार में कोविड के महामारी के संकट में। अरे मैं तो फिर अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों की बात कर रही हूं। विद्वानों की जहां तक बात है, अतिथि शिक्षकों की बात है, आपको भी ध्यान में होगा, मुझे भी ध्यान में है कि मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा कर्मी हुआ करते थे। उनके मान सम्मान की चिंता करना, उनके लिए कैसे उचित अवसर मिलेंगे, उनकी व्यवस्थापन अच्छा कैसे होगा, ये अगर किसी ने चिंता की थी तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं की थी। नहीं तो अब कितने और अतिथि विद्वानों के बारे में दीप्ति जी मैं कहना चाहता हूं कि मैंने भी लड़ाई उनकी लड़ी है। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि उपचुनाव के बाद कितने दिन में उनकी समस्या खत्म होगी। यही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर वर्ग के लिए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे और कोई लोग हो, सबकी चिंता करने का काम करती है। मैं आपसे सिर्फ टाइम फ्रेम मांग रही हूँ। यही मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आगामी समय में, ये मैं आपको उनको भी विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उन सबके लिए अच्छा क्या हो सकता है, ये जरूर करेगी। कांग्रेस वचन पत्र लेकर आई है, बीजेपी भी क्या कोई इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आई है? हर विधानसभा में अपना एक मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र कि अपनी विधानसभा के अंदर हमने अभी जो काम किए और आगामी समय में हमारी क्या कल्पना है, उन मुद्दों पर 2800 विधानसभाओं के संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस बार कांग्रेस की सियासत बड़ी बदली हुई है, एक भगवाधारी कैंडिडेट आई है मैदान में, बड़ा मलहरा से। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई संत के बेस में है तो मैं तो उनका सम्मान करता हूं, कोई भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी वहां पर एक विकास का एजेंडा लेकर के गए, और विकास का केवल एजेंडा लेकर के नहीं गए हैं, उन्होंने इस्तीफा देकर के सबसे पहले कहा कि बुंदेलखंड को पानी चाहिए, मेरे क्षेत्र में पानी की जरूरत है, और 400 करोड़ की परियोजना पानी की सैंक्शन करा करके मैदान में वो उतरे हैं। तो वो तो विकास का एजेंडा और मसाल हाथ में लेकर के वहां गए हैं। तो उस विकास के मुद्दे पर बुंदेलखंड के लिए प्रद्युम्न सिंह लोधी वहां पर बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कांग्रेस ने एक भगवाधारी को कैंडिडेट बनाया है और कांग्रेस मंगलवार के चुनाव पे मंगलगान भी कर रही है। बस मैं तो 2 चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ। मेरा यही कहना है कि कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी, ये जो मंडली है, ये भ्रम, झूठ और इस प्रकार की चीजें फिर करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आपको चाहे
मंगलवार के दिन या हनुमान चालीसा करने की आज आप जो बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? तो ये भी जो झूठ है, ये भी छल करने का प्रयास कर रहे हैं आप जनता के साथ और लोगों के साथ। तो इन भ्रमों में और इन छल कपटों में जनता नहीं आएगी। कमलनाथ जी, आपके करैक्टर को जनता जानती है, आप क्या हैं। इस देश, कल वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। मैंने कहा था कि आप क्या लोकतंत्र बचाएंगे, आपने तो लोकतंत्र की हत्या की। आप तो इंदिरा गांधी के समय में 1975 के अंदर जब एक चुनाव, जब ये इमरजेंसी देश के अंदर लगी, तब उस इमरजेंसी में आप बहुत बड़े किरदार थे। बीजेपी आप इस काम को करने के लिए कि देश के अंदर इमरजेंसी लगेगी, लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया था, आप भी उसके हिस्से थे। बीजेपी तो गद्दार का कोई आज तक जवाब ही नहीं दे पाई। गद्दार कहां है? कौन गद्दार है? गद्दार तो कमलनाथ है कि जिन्होंने वादे जनता से किए, जनता ने भरपूर समर्थन दिया, ग्वालियर चंबल रीजन की जनता ने, और आपके प्रतिनिधि को चुन करके भेजा। आपने वहां की जनता के साथ 1 रुपया विकास के लिए नहीं दिया आपने, बल्कि और वहां की लीडरशिप को इग्नोर किया। तो गद्दार तो आप हुए ना। गद्दारी तो आपने जनता से की कि लोकतंत्र में चुने हुए उन लोगों की बात को आपने नहीं सुना, उन प्रतिनिधियों से मिलते भी नहीं गए। बीजेपी तो बाद में पलट के उन पे आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस तो अपने थीम सॉन्ग से लेके सब कुछ पहले ही सेट कर चुकी, तब तक बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था। बीजेपी का जवाब क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, ये सरकार क्यों गिरी? सरकार इसलिए गिरी, कांग्रेस का अपना अंतरकल है, अंतर्द्वंद। कांग्रेस के अंदर सिंधिया जी ने जो कहा था कि हम सड़कों पर उतरेंगे, क्यों? आप वादे पूरे नहीं कर रहे। ग्वालियर चंबल अंचल की आप अवहेलना कर रहे हैं, जहां से हम जीत करके आए हैं। तब उन्होंने इस्तीफा और ये सारा ये सब हुआ और सरकार गिरी। तो हमने तो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनाई कि मध्य प्रदेश बचना चाहिए, गरीबों के जन कल्याण के काम होने चाहिए। इसलिए भाजपा की सरकार बनी। भाजपा के नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हम जिम्मेदार राजनीतिक दल है, सरकार हम बनाएंगे, तब सरकार बनी है। तो इसलिए गद्दारी तो आपने वहां के लोगों से की थी, इसलिए लोगों को विड्रॉ करना पड़ा, नहीं तो कोई सरपंच भी नहीं छोड़ता आज के समय में। अब दो तीन सवाल आखिरी के। नंबर 1 तो ये कि अब अगले बीजेपी के कदम क्या होंगे, क्योंकि अभी तो अगला कदम क्या होगा इन चुनाव में, अगली व्यू रचना बीजेपी की? देखिए, बीजेपी का दीप्ति जी बहुत स्पष्ट सिद्धांत है कि हम कार्यकर्ता के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, और हमारा नेतृत्व जिस प्रकार से काम कर रहा है, अभी हमने मंडल सम्मेलन, सेक्टर सम्मेलन, ये सारा हमारा हुआ। हमने महासंपर्क अभियान किया, घर घर लोगों के बीच गए, अपनी विकास की योजनाएं और हमारे एजेंडे पर गए। अब हम ही 15 तारीख से लेकर 24 तक प्रत्येक बूथ के हम सम्मेलन कर रहे हैं। उन बूथों में जाकर के हमारा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो हमारे पन्ना प्रभारी होंगे, चाहे हमारी वहाँ की प्रमुख लीडरशिप होगी, ये सब मिलकर के इस चुनाव में हमारी रणनीति है कि हम इस चुनाव के अंदर प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का हमारा संकल्प है। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। तो हमारा एजेंडा तो क्लियर है कि संगठन तंत्र के आधार पर, विकास के मुद्दे पर और संवेदनशील नेतृत्व के आधार पर इस चुनाव में मैदान में उतरे, और भारतीय जनता पार्टी की इन 28 सीटों पर मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। पूरी 28 की 28 सीटों पर, जिसमें कोई संदेह नहीं मानता मैं। ये अति विश्वास है? नहीं, अति विश्वास नहीं है, ये आत्मविश्वास है। इस आत्मविश्वास आधार पर है, इस आधार अति आत्मविश्वास भी नहीं है, ये इस आधार पर है कि आज कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस का मैं अस्तित्व कहूं तो कम नहीं है कि जमीन, जो मैंने कहा कि जमीन खत्म हो गई है। कहां है नेता? कहां है दिग्विजय सिंह जो सरकार चला रहे थे? गोविंद सिंह क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया, ड्यूरिंग इलेक्शन कह रहे हैं। वो अभी 4-6 दिन पहले कहा है। जवाब देना कमलनाथ जी इसका। कमलनाथ जी से ही कहा है उन्होंने, कांग्रेस के उनके वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा आंतरिक लोकतंत्र खत्म कांग्रेस में। ये मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा है। बतौर अध्यक्ष ये आपके पहले चुनाव हैं, तो क्या नयापन लग रहा है, किस तरह से तालमेल कर रहे हैं? कुल मिला के इन चुनाव के अनुभव क्या हैं आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने कहा कि अपने सिस्टम और पद्धति पर काम करती है। किसी के अध्यक्ष बनने से कुछ बहुत परिवर्तन हो जाता है या कुछ बहुत बदल जाता है, ऐसा नहीं है। हम अपना कर्म करते हैं। मैं अध्यक्ष बनाऊं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सक्रियता के साथ इन चुनावों में सभी कार्यकर्ता काम पर लगें, सभी कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाएं। तो पूरा नेतृत्व कार्यकर्ता मिलकर के, जिस शब्द का मैंने उपयोग किया कि सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि इस चुनाव में संगठन तंत्र की मजबूती के साथ। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने कांग्रेस की बैठक में 2 बार कहा कि अब हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। उसी दिन कार्यकर्ताओं को मैंने कह दिया था, कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले लिया, अगर तुमने टारगेट संगठन को बनाया है ना, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना कमजोर नहीं है, ये चुनाव ही नहीं जीतेंगे, प्रत्येक बूथ पर जीतने का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे।
और 28 विधानसभाओं के चुनाव जीतकर भाजपा का कार्यकर्ता कमलनाथ जी को जवाब देगा। मतलब सिंधिया पोस्टर बॉय बनेंगे या नहीं बीजेपी के? भाई सिंधिया भाजपा के नेता हैं तो वो क्यों नहीं है? शिवराज जी, सिंधिया जी, कैलाश जी सब हमारे नेता हैं, तो सबकी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी भूमिका में काम कर रहे हैं। मैं भी एक उस भूमिका हूं, मैं भी उसमें काम कर रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, अध्यक्ष होने के नाते से मेरी जो जिम्मेदारी मैं उसकी पूरी कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत